हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आई एम प्रशांत। हैव एन अमेजिंग मॉर्निंग। और आज की क्लास में हम 26 अप्रैल 2024 के द हिंदू के करंट अफेयर जो है देखने वाले हैं। ओके, चलिए, तो जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है वो सारे आज की क्लास में हम कवर करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी स्मॉल डिस्कशन ऑन सेंसस इन इंडिया, बिकॉज कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क रिसेंटली किसी पॉलिटिकल पर्सन ने किया है। ऑफकोर्स द रिमार्क डजंट मेक एनी सेंस, बट जो भी कहा है उसमें सेंसस इन इंडिया इज मेंशन्ड, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके कुछ स्मॉल प्रीलिम्स रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हमें डिस्कस करना है। डोंगरिया कौन ट्राइब, दिस इज ऑल्सो इन न्यूज इन द टुडेज द हिंदू। आजकल क्या है कि द हिंदू में या हो या इंडियन एक्सप्रेस में हो, पॉलिटिकल न्यूज काफी ज्यादा है बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। ओके, तो छोटे छोटे ऐसे आर्टिकल्स उसमें होते हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। तो डोंगरिया कौन ट्राइब जो है ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देन इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। देखिएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये ओवरऑल जो ओशन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, एक्चुअली आप कह सकते हो ओशन क्लाइमेट, ओशन इंफॉर्मेशन, ओशन अर्थ साइंस, इसके रिगार्डिंग सेंटर है। देयर इज वन मोर सेंटर लाइक दिस दैट इज रिगार्डिंग द ओशन सिक्योरिटी। तो वो दोनों में मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिपीटेड टॉपिक दैट इज एनजैक नेशनल जुडिशियल अपॉइंट्स कमीशन, नॉट रिपीटेड इन रिसेंट टाइम्स बट यू कैन से कि काफी दिनों से पुराना टॉपिक है लेकिन फिर से रिवाइव हो चुका है बिकॉज ऑफ द केस इन द सुप्रीम कोर्ट, तो उसको हमें डिस्कस करना है। एंड देन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स कुछ महीने पहले भी थे और आज भी द हिंदू में जो है इस पे आर्टिकल है, तो हमें इसको कहीं ना कहीं डिस्कस करना है। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। एज सच एडिटोरियल सेक्शन में मुझे कुछ इतना अच्छा जो आर्टिकल दिखा नहीं, दैट्स व्हाई आई हैवंट एक्चुअली ब्रॉट दैट आर्टिकल इन टुडेज क्लास। अदरवाइज आपका वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आई कैन डिस्कस दैट, बट अगर कोई सब्सटेंशियल उसमें कुछ है नहीं या रिपीटिव कंटेंट है तो उसमें डिस्कस करने में कुछ उसका फायदा है नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, बट बिफोर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, प्रेप आईएएस का मेंटरशिप प्रोग्राम जो है इस पे आप एनरोल कर सकते हो। ओके, कि ये वन ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम होता है प्रेप आईएएस का, जो एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। ओके, महीने में कम से कम 3 से 4 बार आप मेंटर्स के साथ बात कर सकते हो। प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन जो है कंप्लीट रोड मैप आपको मेंटर्स क्रिएट कर देते हैं। एक तरीके से आपके फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड जो है ये मेंटर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो काफी सारे टॉपर्स को इसका अभी तक फायदा हुआ है। आप प्रेपायस के यूट्यूब चैनल पे भी देखिएगा टॉपर्स का भी इसके बारे में क्या कहना है। ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो है, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों मेंटरशिप प्रोग्राम, इसके थ्रू आप एनरोल कर सकते हो। ऑफकोर्स इसमें आपको टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स, बाकी क्लासरूम सपोर्ट है, कुछ और कोर्सेस है, ये भी इसमें कंप्लीट पैकेज में आपको दिए जाते हैं। तो आप कॉल कर सकते हो इस पर्टिकुलर नंबर पे, ठीक है, और आपको इसके रिगार्डिंग जो है सपोर्ट यहाँ मिल सकता है। उसके साथ साथ प्रेप आईएएस का अब करंट अफेयर्स का मॉड्यूल भी लॉन्च होने वाला है। ओके, दिस करंट अफेयर्स मॉड्यूल इज आल्सो गोइंग टू गेट लॉन्च, जो सितंदर सर करंट अफेयर्स वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस इसमें लेने वाले हैं। ओके, जिसमें आपके प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट नेक्स्ट 1 ईयर के जो क्लासेस है वो भी कवर हो गए। अब जिनको 2024 के लिए अगर ये करना है, ओके, 2024 के लिए अगर एक्चुअली ये कोर्स करना है इसी प्रीलिम्स के लिए, तो वो भी ऑलरेडी मॉड्यूल हमारे पास है, उसमें भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और क्विक रिवीजन जिसको करना है उनके लिए कर सकते हो। काफी कम कॉस्ट का एक्चुअली 2024 प्रीलिम्स के लिए भी ये स्पेशली प्रीलिम्स फोकस्ड क्यूरेटेड कंटेंट जो है करंट अफेयर्स का आपके लिए है। ओके, चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज दैट इज सेंसस डिलेड एज गवर्नमेंट वांट्स टू एंड द एससी एसटी कोटा सेज कांग्रेस। क्या है, देखिएगा, अभी कांग्रेस के जो पॉलिटिकल लीडर है जयराम रमेश जी, हमेशा कंट्रोवर्शियल वैसे स्टेटमेंट देने में काफी फेमस है। ओके, एंड उन्होंने अभी ये स्टेटमेंट दिया है कि देखिएगा, गवर्नमेंट सेंसस इसलिए डिले कर रहा है बिकॉज दिस सेंसस वाज सपोज्ड टू हैपन इन 2021। 2011 में हुआ था, हर 10 साल में होना चाहिए वैसे आइडियली, और 2021 में होना चाहिए था, बट 2021 में नहीं हुआ, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ कोविड-19 डिड नॉट हैपन। बट लेटर अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर उनके पॉलिटिकल लीडर, इनके हिसाब से ये सेंसस अभी होना चाहिए, तो जो नहीं हुआ, और गवर्नमेंट इसको इसलिए डिले कर रहा है बिकॉज गवर्नमेंट फिर से मेजोरिटी से आना चाहता है और एससी एसटी कोटा एंड करना चाहता है। और फिर उसके बाद और सेंसस डिले हुआ, इस वजह से ऑलमोस्ट 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, या जिसको आज हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कहते हैं, इसका फायदा भी नहीं मिल रहा है बिकॉज दे आर नॉट आइडेंटिफाइड इन द सेंसस। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट इतना ज्यादा यहाँ नहीं सेंस बनाता है, बट उस कॉन्टेक्स्ट में हमें डिस्कस करना है कि सेंसस के बारे में कुछ चीजें। ओके, क्योंकि कास्ट सेंसस भी काफी न्यूज में होता है आजकल।
okay, because of the caste census that was done in Bihar. Then there are many opposition leaders who said कि they are going to do the caste census in India. तो उस कॉन्टेक्स्ट में सेंसस, कास्ट सेंसस और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये तीनों एस्पेक्ट जो है ये यहाँ कहीं ना कहीं देखते हैं। ओके, चलो, तो सेंसस मतलब क्या होता है आपको? सेंसस मतलब जिसको हम जनगणना कहते हैं। ओके, तो ये जनगणना इंडिया में जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश टाइम पे स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, और सेंसस जो है यूनियन सब्जेक्ट ही, इसको थोड़ा सा याद रखना, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, यूनियन सब्जेक्ट है। और इस वजह से हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, इसने सेंसस एक्ट 1948 एक्चुअली इनेक्ट किया है, और उसके थ्रू हमारा कंप्लीट सेंसस जो है, इसका प्लानिंग प्रोसेस सब कुछ होता है। ओके, तो ओवरऑल सेंसस हमारी कंडक्ट करना, ये काम होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया का। ओके, जो ऑफिस आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। तो सबसे पहले ये याद रखो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और उसके अंडर ये ऑफिस है। ये ऑफिस ये सारा प्रोसेस सेंसस एक्ट 1948 का फॉलो करता है, और सेंसस ये यूनियन सब्जेक्ट है। ओके, अब सेंसस पे हम और डीप में डिस्कशन कर सकते हैं इफ सेंसस एक्चुअली हैपेंस एंड द ईयर। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब इसके साथ साथ व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस थिंग रिगार्डिंग द सेंसस, तो क्या हर 10 साल में होना ही चाहिए कि सर ये सेंसस, ऐसा कोई रूल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि हर 10 साल में होना ही चाहिए। तो ये ऑब्वियस है, बिकॉज अदरवाइज 2021 में भी होता। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट ideally this is the convention कि every 10 year this census actually happens. okay, अब नेक्स्ट आता है कि काफी बार आपने देखा होगा कि कास्ट सेंसस की बात होती है कि जनगणना जो होनी चाहिए हमारी, इसमें कास्ट का सेंसस भी होना चाहिए, कितने कास्ट के कितने लोग हैं इंडिया में। ओके, तो क्या कास्ट सेंसस इंडिया में कभी हुआ नहीं है क्या पहले? यस, इट हैपेंड। ओके, ब्रिटिश टाइम पे हुआ था, 1881 से लेके ऑलमोस्ट हर 10 साल जो सेंसस होता था 1931 तक, एवरी 10 ईयर जो सेंसस है उसमें कास्ट एनुमरेशन यूज्ड टू हैपन, कास्ट सेंसस यूज्ड टू हैपन, कितने कास्ट के कितने लोग हैं, कौन से हायर कास्ट है, लोअर कास्ट है, इवन यहां तक ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक्त ये सारी चीजें देखता था। ओके, बट उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया को मिलता है तो उसके बाद वी स्टॉप्ड दिस प्रैक्टिस। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं वी फेल्ट कि इट्स अ डिविजिव प्रैक्टिस, जिसमें कास्ट डिविजन्स हो सकते हैं, हर कास्ट के वाइज आप पॉपुलेशन कैलकुलेट करोगे, कास्ट कौन सी लोअर अपर, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट करता था। ऑफकोर्स वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस डू दैट इन इंडिया, बट ये काफी सारा आप कह सकते हैं परपेचुअल एक कास्ट सिस्टम इंडिया में क्रिएट हो जाए, कास्ट डिविजन्स क्रिएट हो गए इफ यू डू द कास्ट सेंसस। ओके, तो इसलिए वी स्टॉप दैट प्रैक्टिस। ओके, हाँ, रिसेंटली ऐसे कुछ कमीशन है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिस रोहिणी कमीशन है, इसने अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया है। व्हाट इज दिस कमीशन? दैट इज रिगार्डिंग दी सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। ओके, मतलब जो ओबीसी कास्ट है कंप्लीट, उसमें भी और सब कैटेगरी क्रिएट करे बेस्ड ऑन हु हैज गॉट मोर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, हु हैज लेसर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। ओके, तो इसके लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन जो अपॉइंट किया गया है, इट हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट आल्सो इन 2023, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट पे आगे काम होना है। ओके, तो कास्ट बेस्ड सेंसस करंटली नहीं हो रहा है। हाँ, हालांकि इंडिया में 2011 में, याद रखना, समथिंग कॉल्ड सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ है। अब सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में ऑफकोर्स लोगों को उनकी कास्ट पूछी गई है। ओके, और इसका मेन एम क्या था कि लोगों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और कास्ट वाइज वो कैसी है, किस कास्ट की कैसी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, किसकी नहीं है। बट इसका जो डेटा है कि किस कास्ट के कितने लोग इंडिया में है, इसको गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया है, ना ही प्रीवियस गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था, ना इस गवर्नमेंट ने पब्लिश किया। हालांकि ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफाइंग द बेनिफिशियरी ऑफ डिफरेंट स्कीम्स, लेकिन कितने कास्ट के कितने लोग हैं इंडिया में, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं इस सेंसस के डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, ना ही किया गया है। ओके, अदरवाइज इसमें कास्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना अपनी सेंसस, कास्ट सेंसस और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में। ओके, तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार 10 साल में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 2011 में बस एक बार हुआ था। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is unlawful activities prevention act. अब why we are discussing unlawful activities prevention act? Okay, we know that कि कुछ महीने पहले पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच एक्ट हैपेंड। ओके, और कुछ ऐसे युवा थे जो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी गैस कैनिस्टर्स है वो जाके वहां कहीं ना कहीं यूज करते हैं। ओके, गैस कैनिस्टर्स वहां स्प्रे करते हैं, और पार्लियामेंट्री का काफी सिक्योर पार्लियामेंट का सिक्योरिटी ब्रीच उस वक्त हुआ था। ओके, और लॉट्स ऑफ रकस हैपेंड दैट टाइम। तो now 6 people were arrested that time and they are now getting tried under unlawful activities prevention act. ओके, तो अभी पुलिस को जो है और 30 days दिए गए हैं इन ऑर्डर टू वी कैन से इंक्वायर दिस पर्टिकुलर केस, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच का। ओके, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जिसके अंडर इनको बुक किया गया है, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को हमें डिस्कस करना है।
Okay, so what is Unlawful Activities Prevention Act? Now let's try to understand this thing. Unlawful Activities Prevention Act जो 1967 है, इसका नाम देखना आप क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज। इट मीन्स व्हाट, कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जो अनलॉफुल है जिसको ये प्रिवेंट करना चाहता है, राइट काफी लेमन टर्म्स में हम समझ सकते हैं इसको। बट कौन सी अनलॉफुल एक्टिविटीज है जिसको ये एक्ट प्रिवेंट करता है? ओके कि कौन सी एक्टिविटीज का इस एक्ट के अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है और सजा दी जा सकती है। ओके, दो अनलॉफुल एक्टिविटीज करंटली इस एक्ट में है। एक है एक्शन रिलेटेड टू द सेसेशन एंड सेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करता है कि इंडिया की कोई टेरिटरी इंडिया से अलग करना चाहे तो उसको यहाँ अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाता है इस एक्ट के अंडर। ऐसा नहीं कि बाकी अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं है। ओके, सड़क पे जाके ऐसे कहीं पे थूक दोगे तो वो भी किस तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटी है। ओके, सिग्नल तोड़ते तो अनलॉफुल एक्टिविटी है, बट वो अलग एक्ट के अंडर है। इस एक्ट के अंडर में कह रहा हूं बिकॉज दिस इज सीरियस क्राइम के रिगार्डिंग एक्ट। और दूसरा है टेररिस्ट एक्ट। अगर कोई टेररिस्ट एक्ट करता है, इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी जो है थ्रेटन करना चाहता है, तो ये एक्टिविटी जो है इसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज मानी गई है। क्या इसके अलावा बाकी एक्टिविटीज को अनलॉफुल एक्टिविटीज में माना जा सकता है? क्या कर सकते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट को सिंपली उसके रिगार्डिंग जो है एक नोटिफिकेशन निकालना होगा जो ऑफकोर्स प्रैक्टिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करेगी, और उस नोटिफिकेशन के थ्रू दे कैन ऐड मोर एक्ट्स अंडर दिस पर्टिकुलर लिस्ट। ओके, फाइन। So that's a very important thing कि it is absolute power to the central government to add any other activity as unlawful under this. Okay, इसमें जो offenses होते हैं these are cognizable offenses. Okay, मतलब क्या है कि पुलिस डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकती है इस ऑफेंस का, विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। ओके, फाइन। मैक्स पेनल्टी इसमें डेथ पेनल्टी है इसके अंडर। ओके, फाइन। और इंडियन और फॉरेन नेशनल्स कोई भी हो, अगर उनको वो अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज करता है तो उसको इसमें इस एक्ट के अंडर चार्ज किया जा सकता है। ओके, किसी ऑर्गेनाइजेशन को इसके अंडर अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन भी या एसोसिएशन भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट? इफ सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक्स कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज मतलब टेररिस्ट या ऐसे एक्टिविटीज कर रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर सकता है। ओके, सो जब ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऐसे डिक्लेयर करता है तो विद इन 13 डेज ये डिक्लेरेशन की केस जो है ये ट्राइब्यूनल के पास जाती है और ट्राइब्यूनल फिर फाइनली इस पर डिसीजन लेता है। ओके, और जितनी भी केसेस होती है इस एक्ट के अंडर, इसके रिगार्डिंग मेन इन्वेस्टिगेटिव बॉडी होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। बट एनआईए इज नॉट द ओनली बॉडी, स्टेट पुलिस बाकी भी उसमें होते हैं, बट एनआईए जो है इसके अंडर मेन इन्वेस्टिगेशन करता है। दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओके, अब इस एक्ट में 2019 में एक अमेंडमेंट भी हुआ था। ओके, एंड व्हाट वाज द अमेंडमेंट? कि देखिएगा इस एक्ट में शुरुआत से ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने का प्रावधान था। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटीज, that's what the investigative agencies feel, तो गवर्नमेंट कैन इशू अ नोटिफिकेशन एंड डिक्लेयर एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन पे फिर बैन लगाया जाता है, सैंक्शंस होते हैं, ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर। ओके, अब 2019 के अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया? पावर दिया गवर्नमेंट को दैट टू डिक्लेयर इंडिविजुअल्स आल्सो एज अ टेररिस्ट इंडिविजुअल। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि टेररिस्ट इंडिविजुअल है। ओके, फाइन। तो ये भी कहीं ना कहीं अधिकार जो है दोनों अब आ चुके हैं यहां गवर्नमेंट के पास। ओके, फाइन। और 19 की अमेंडमेंट अब एनआईए को कहीं ना कहीं पावर देती है कि इफ एनआईए इज इन्वेस्टिगेशन द केसेस अंडर यूएपीए, then they can even seize and attach the properties of those people who are actually committing such kind of crimes. Okay, तो ये अक्यूज्ड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ कहीं ना कहीं अटैच कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। डिटेल में हमने डिस्कस किया है, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट एज सच टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट कम्स समथिंग कॉल्ड एज अ डोंगरिया कोंड्स। तो डोंगरिया कोंड ट्राइब है, ये कभी कभी न्यूज में होती है, समटाइम्स इट इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द बॉक्साइट माइनिंग एंड द हार्म क्रिएटेड बाय दैट माइनिंग टू द डोंगरिया कोंड ट्राइब। आज ये द हिंदू के न्यूज में था बिकॉज ऑफ द नक्सल केसेस। ओके, कुछ इस ट्राइब्स पर नक्सल केसेस एक्चुअली किए गए हैं। ओके, देन दिस ट्राइब्स का रिहेबिलिटेशन करने का गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है बाय रिमूविंग दिस केसेस एंड ऑल दिस थिंग्स। ये सब कुछ यहाँ पे इसके रिगार्डिंग यहाँ कहीं ना कहीं आर्टिकल है। ओके, अब इसमें हमें डिस्कस करना है डोंगरिया कोंड ट्राइब्स के बारे में कुछ चीजें। ओके, ये ट्राइब जो है डोंगरिया क्यों कहा जाता है? सी, ये कोंड एक ओवरऑल ट्राइब है। ओके, और यहाँ डोंगरिया इनको इसलिए कहा जाता है इस सब ट्राइब को बिकॉज ऑफ द नेम डोंगर। डोंगर मतलब हिल,
जो हिल पे रहते हैं, डोंगर पे रहते हैं, तो इसलिए इनको ऐसे डोंगरिया कोंड कहा गया। डोंगर मतलब हिल होता है। ओके, डोंगरिया कोंड ये बस एक शेड्यूल ट्राइब नहीं है, शेड्यूल ट्राइब तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पीवीटीजी भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। पीवीटीजी मतलब कौन से ट्राइब्स होते हैं? ये ऐसे शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं जो बैकवर्ड अमंग बैकवर्ड हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ को PVTGs, particularly vulnerable tribal groups, are those tribal groups which are basically more backward than the other states. Okay, तो टोटल इंडिया में अराउंड 705 शेड्यूल ट्राइब्स है। ओके, फाइन। और 705 में से अराउंड 75 जो है इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एज आइडेंटिफाई किया गया है, बिकॉज दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर सर्वाइवल, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी हो, इनका इकोनॉमी हो, इतना बैकवर्ड है, बाकी हेल्थ इंडिकेटर्स, एजुकेशन इंडिकेटर्स इतने बैकवर्ड है, और इनका पॉपुलेशन एक तो स्टैग्नेंट है या डिक्लाइनिंग है। ओके, तो इन 75 ट्राइब्स में कितनी सारी ऐसे ट्राइब्स है जिनका पॉपुलेशन 50,000 से भी कम है, या फिर आप कह सको 1,000 से भी कम है। ओके, कुछ ट्राइब्स है इसमें पीवीटीजीज में, जैसे अंडमान में अंडमानीज है, निकोबारीज है, इनका पॉपुलेशन तो हार्डली 40-45 इतना ही है, 40 पीपल ऑफ वन ट्राइब, 45 पीपल ऑफ वन ट्राइब। 75 में से आई गेस मोर देन 50-60 ऐसे ट्राइब्स होगी जिनका पॉपुलेशन 1000 से कम है, तो स्टैग्नेंट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। बाकी सोशल इंडिकेटर्स में वो लैक करते हैं एज कम्पेयर टू अदर शेड्यूल ट्राइब्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर आइडेंटिफाइड एज अ पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग कुछ स्पेशल प्रोविजंस फिर करता है। तो डोंगरिया कोंड इज वन ऑफ द पीवीटीजी ओवर हियर। डोंगरिया कोंड इनकी एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, दैट इज कुई लैंग्वेज। ओके, दिस इज नॉट अ रिटन लैंग्वेज, इट जस्ट ओरल लैंग्वेज है, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है एज सच। ओके, दिस पीपल वर्शिप समथिंग कॉल्ड एज अ नियम राजा। ओके, ओडिशा में जो नियम, मतलब ओडिशा में ये ट्राइब्स है आपको नियमगिरी हिल्स में। ओके, और वहां नियमगिरी फॉरेस्ट के गॉड माने जाते हैं नियम राजा। इसको एक्चुअली क्या है, ये कहीं ना कहीं वर्शिप करते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी हो या फिर पहले हमारी जो कम्युनिटीज थी, ये हमेशा ऐसे नेचर वर्शिप करती है, राइट फाइन। मेन इनका ऑक्यूपेशन है हॉर्टिकल्चर एंड सिप्टिम कल्टीवेशन, और इस ट्राइब को काफी बड़ा थ्रेट है बिकॉज ऑफ द बॉक्साइट माइनिंग दैट गोज आउट इन एरिया। बॉक्साइट माइनिंग की वजह से वहां उसकी जो डस्ट होती है, जो बॉक्साइट के जो रेड मड पॉन्ड्स होते हैं, ओके, रेड मड पॉन्ड्स कैसे होते हैं, जो रिफाइनरी होती है बॉक्साइट की, उससे कुछ रेड मड बाहर आता है, ओके, वेस्ट आता है, और उसके वजह से, डस्ट के वजह से इनको काफी सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी है। दैट इज रिगार्डिंग द डोंगरिया कोड। एंड दूसरा नक्सलिज्म इज वन ऑफ द अदर एस्पेक्ट ओवर हियर। ओके, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिगार्डिंग दी वी कैन से इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। देखिए ये जो न्यूज है, दिस न्यूज ये बेसिकली कहता क्या है कि जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसके जो पर्सनल है या साइंटिस्ट है, दिस साइंटिस्ट हैव डन अ सर्वे या ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हो, या स्टडी कह सकते हो, एंड उस स्टडी में उनका ऐसा कहना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड हो या मालदीव्स आइलैंड्स है, ये नॉट ओनली अंडमान निकोबार आइलैंड बट मालदीव्स आइलैंड्स भी इंडिया के जो ओशन करंट्स है, इंडियन ओशन में जो ओशन करंट्स है, उस पर अफेक्ट करते हैं। ओके, और उसका ओवरऑल हमारे सलाइनिटी पे, टेम्परेचर पे, करंट्स पे ओशन के कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, बट उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन एज सच नहीं दिया गया कि कैसे होता है, क्या होता है, एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो भाई, ये सब कुछ नहीं है। ओके, बस स्मॉल एक न्यूज जो है द हिंदू ने दे दिया है, बिकॉज नाउ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा आप कह सकते हो इंटरेस्टेड है आजकल पॉलिटिकल न्यूज में, ठीक है। बट उस कॉन्टेक्स्ट में चलो, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ये है क्या, जिसके साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया है, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है, इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ओवरऑल वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ओके, और ये जो ओशन के रिगार्डिंग, बाकी क्लाइमेट के रिगार्डिंग, ये सारे रिसर्चेस एक्चुअली जो होते हैं, या डीप ओशन के रिगार्डिंग हो, डीप अर्थ के रिगार्डिंग, मतलब बाकी जो भी है हमारे जियोलॉजिकल रिसर्च है, ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर होते हैं। ओके, और इस अर्थ साइंसेस के अंडर देयर इज अ बॉडी दैट इज कॉल्ड अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। समझ लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। इस अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिट है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन फॉर इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ओके, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये जनरली अलग अलग अर्थ साइंसेस के रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। ओके, ये भी ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है, और अलग अलग अर्थ साइंसेस के रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके एक ब्रांच है, एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट साइंस इसके एक ब्रांच है, जियो साइंस इसके एक ब्रांच है,
पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर, ओके, जो पोलर एरिया है अर्थ का, ओके, वहां की जो बर्फ है उसके रिगार्डिंग जो साइंस है, ये इसकी सारी ब्रांचेस। तो इसकी टेक्नोलॉजी और रिसर्च करना, ये मेन काम एक्चुअली अर्थ साइंस सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का है। और उसके अंडर एक यूनिट आता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ओके। और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इज लोकेटेड इन हैदराबाद, ओके, हैदराबाद में ये लोकेटेड है। अब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसका काम क्या है कि ओशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है ये अवेलेबल करना टू इंडस्ट्री, सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसी, साइंटिफिक कम्युनिटी, ओके, ताकि उस पर रिसर्च हो, बिजनेसेस अपने डिसीजन ले पाए, गवर्नमेंट अपने डिसीजन ले पाए, क्लाइमेट के रिगार्डिंग हमारे अंडरस्टैंडिंग बढ़े। दैट इज द वर्क ऑफ द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ओके। अब डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, this do not get confused with the other organization. Now there is something called as the Indian Fusions Information Fusion Center for Indian Ocean Region, IFC-IOR, Information Fusion Center for Indian Ocean Region, okay, or Indian National Center for Ocean Information Services. These are two different bodies, okay. Indian National Center for Information Services is regarding the scientific study regarding the ocean services, environmental services. Information Fusion Center for Indian Ocean Region is regarding the security of Indian Ocean Region, okay. तो 2023 में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन को 5 ईयर कंप्लीट हुआ है, लास्ट ईयर ही, ओके। तो इस ईयर के प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली है, ओके। और ये जो है सेंटर, इट इज होस्टेड बाय द इंडियन नेवी, ओके, फाइन। इसका ऑफिस जो है गुरुग्राम में, दिस सेंटर इज गुरुग्राम, ओके। इंडियन नेवी इज होस्ट दिस पर्टिकुलर ऑफिस। और इसका काम क्या है, एक मरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग हब एक्ट करे एज अ, ओके, कि जो भी इंडियन ओशन के रिगार्डिंग और उसके अराउंड जो सिक्योरिटी के इश्यूज है उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है और ये इन्फॉर्मेशन बाकी मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड करता है, ओके, फाइन। इंडियन ओशन इंफॉर्मेशन सेंटर ये एनवायरमेंटल के रिगार्डिंग एस्पेक्ट, यहाँ सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है ये कलेक्ट करता है, ओके। तो इनके जो सेंटर है गुरुग्राम में, यहाँ 12 इसके जो पार्टनर नेशंस है इनके ऑफिसर्स भी वहां होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जापान, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, यूएसए, यूके, इनके जो एक्चुअली मेंबर, ये सारे पार्टनर नेशंस है इस सेंटर के, और इसके मेंबर्स भी यहाँ होते हैं। इनके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन जो है उन कंट्रीज को दी जाती है कहीं ना कहीं, अलग अलग ये रिपोर्ट्स भी लाता है, मंथली मरीटाइम सिक्योरिटी अपडेट, वीकली मरीटाइम सिक्योरिटी अपडेट, ओके। तो ये सिक्योरिटी के रिगार्डिंग सेंटर है, प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। स्टूडेंट्स काफी बार ऐसी गलती कर देते हैं व्हेन दे अटेम्प्ट दिस थिंग्स इन द प्रीलिम्स एग्जाम, ओके। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, दैट इज कॉलेजियम सिस्टम। तो क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। न्यूज क्या है ये समझ लीजिएगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ओके। ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है, this was declared as unconstitutional by SC, so it was struck down by the SC, okay, fine। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या है, सब कुछ है, बट बैकग्राउंड समझ लीजिएगा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है इट वाज स्ट्रक डाउन बाय द SC, सुप्रीम कोर्ट, ओके। और जब दिस वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये कब हुआ था स्ट्रक, बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होना, ये 2015 में हो चुका था, ओके। जब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया तो उसके बाद लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, उसके बाद होता क्या है कि बार बार कुछ ऐसे पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए। अब रिसेंट एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में ये था कि इस एनजैक को फिर से रिवाइव करो, ओके। बट अब रिसेंट डिसीजन आया, जो न्यूज अभी है, ये न्यूज क्या कहती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया फॉर एडमिटिंग दिस पिटिशन। एक पिटिशन दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि एनजैक को फिर से रिवाइव करना चाहिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक अप इवन दिस केस, ओके। व्हाई? बिकॉज दिस इशू इज डन एंड डस्टेड, 2015 में ही हमने इसको डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसके बाद अब फिर से वी आर नॉट गोइंग टू टेक अप दिस इशू। सो नाउ ऑफ कोर्स this national judicial appointment commission is going to be unconstitutional only, so this is not going to get revived, okay। तो क्या है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, देखो हम ये है रिगार्ड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाज रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन हायर जुडिशियरी। हायर जुडिशियरी में जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे हो, इसकी रिगार्डिंग प्रोसेस जो है ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ने दिया था। हायर जुडिशियरी मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट,
इसके जजेस। ओके, अब कैसे अपॉइंट होते हैं करंटली जजेस, या 2015 के पहले कैसे अपॉइंट होते थे? ऑफ कोर्स द अपॉइंटमेंट कैसे होता था, इसके थ्रू कॉलेजियम सिस्टम, आप सबको पता है, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस आपने पढ़ाई होगा, जिसके थ्रू कॉलेजियम सिस्टम इंडिया में एस्टैब्लिश होती है। तो करंटली कॉलेजियम सिस्टम क्या करता है, ये अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस से। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनका एक कॉलेजियम होता है, ये डिसाइड करते हैं नेम्स कि कौन से नेम्स को एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट एज ए जज अपॉइंट करना है किसको, और फिर लॉ मिनिस्ट्री जो है इनको अपॉइंट करती है। ऑफकोर्स अल्टीमेट साइन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है। ओके, तो इनसे ये नेम जाते हैं लॉ मिनिस्ट्री के पास। लॉ मिनिस्ट्री को अगर कुछ ऑब्जेक्शन है तो एक बार ऑब्जेक्शन लॉ मिनिस्ट्री फिर से करता है इन नेम्स पे, लेकिन अगर फिर से ये नेम सेम दिए गए इस कॉलेजियम ने, तो फाइनली प्रेसिडेंट को इनको ही अपॉइंट करना पड़ता है। अब इस सिस्टम पे काफी सारे ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं। क्या ऑब्जेक्शन रेज किया गया है कि देखिएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्शन ये है कॉलेजियम सिस्टम पे कि अपॉइंटमेंट ये एग्जीक्यूटिव का काम है, जुडिशरी का काम नहीं है। तो जजेस को अपॉइंट करना जो है ये एग्जीक्यूटिव ने करना चाहिए, जुडिशरी नहीं करना चाहिए, ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ जाता है। दूसरा है, काफी सारे ऐसे एलिगेशंस लगाए गए कि इस वजह से नेपोटिज्म जुडिशरी में बढ़ रहा है। क्यों नेपोटिज्म जुडिशरी में बढ़ रहा है? कि कोई जज है सीनियर जज, ये सीनियर जज को पहले किसी सीनियर जज ने अपॉइंट किया था। ओके, तो फॉर एग्जांपल देयर इज ए एज अ सीनियर जज, बी सीनियर जज है। ओके, तो एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि ये जो सीनियर जज थे ही हैड एक्चुअली अपॉइंटेड द बी, ओके, एज अ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज। अब बी क्या करते हैं कि ए का जो आगे बेटा आएगा इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर देते हैं, उसको सिलेक्ट कर देते हैं। तो नेपोटिज्म के ऐसे काफी सारे हैं। फिर ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है, व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर दैट यू फॉलो, क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में नहीं है, नेपोटिज्म है, खुद ही खुद का अपॉइंटमेंट करते हो। तो ये कोई एक्सटर्नल इस पे एक्चुअली कोई मॉनिटरिंग नहीं है। दिस इज वाई दिस सिस्टम वॉज क्रिटिसाइज्ड। ओके, तो इस सिस्टम के अपने मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है, बट डीमेरिट्स क्या है ये मैंने आपको बताया। ओके, तो इसलिए फिर इसको ऑल्टरनेटिव सिस्टम लाया गया थ्रू 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फिर क्या करता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूट करता है। ओके, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट भी लाया जाता है 2014 में। ओके, तो इसके थ्रू एक कमीशन एस्टैब्लिश किया गया और ये कमीशन रिकमेंड करेगा कि किसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज जो है यहां बनाना है। Okay, so instead of collegium doing this, it is commission, National Judicial Appointment Commission, that is going to tell Supreme Court and High Court के जजेस की कौन से अपॉइंट करने हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम को ये रिप्लेस करने वाला था, रिप्लेस नहीं किया इसने लेकिन करने वाला था। ठीक है, तो इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में कौन क्या कॉम्पोजिशन था इस कमीशन का? इस कमीशन के हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रिप्रेजेंटेशन था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन। फिर 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी इसमें होते, तो 3 तो जुडिशरी के इसमें मेंबर्स थे। 4th मेंबर इसमें थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो भी उस वक्त हो गए हो। ओके, और 2 एमिनेंट पर्संस फ्रॉम सिविल सोसाइटी, 2 इसमें ऐसे लोग हो गए जो सिविल सोसाइटी से हो गए। एमिनेंट पर्सन किसी को भी नहीं ऐसे उठा लेंगे जो है ना वेलकम में डायलॉग, सड़क से उठा के बना दूंगा हीरो, वैसे नहीं होगा। ठीक है, दे मस्ट बी एमिनेंट पर्सन, दे मस्ट हैव सर्टेन एक्सपीरियंस, चाहे एमिनेंट लॉयर हो सकते हैं, कुछ ऐसे लीगल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, उनको आप अपॉइंट कर सकते हो फ्रॉम सिविल सोसाइटी। ओके, तो 3 जुडिशियरी की मेंबर, एक गवर्नमेंट का मेंबर और 2 सिविल सोसाइटी के मेंबर। अब 2 एमिनेंट पर्सन फ्रॉम सिविल सोसाइटी का कैसा सिलेक्शन होगा? इसको सिलेक्ट करने के लिए भी एक पैनल होगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिमसेल्फ विल बी देयर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी देयर, okay, and leader of opposition will be there. These 3 people will sit together, they will recommend these 2 names और फिर इस नेम का जो है यहाँ कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट होगा। तो 6 मेंबर्स हो गए। अब इस दोनों में से भी एक ऐसा था क्राइटेरिया कि इन दोनों में से एक मेंबर जो है दैट मस्ट बी फ्रॉम SC ST OBC और माइनॉरिटी और वुमेन। एक तो वुमेन होना चाहिए एक मेंबर, या SC ST OBC माइनॉरिटी से होना चाहिए। ओके, वो भी एक क्राइटेरिया था, बट ओवरऑल 3 जुडिशरी के मेंबर और 3 सिविल सोसाइटी के मेंबर इसमें थे। Okay, but this Yanjak was declared unconstitutional by the court. Okay, 2015 में अक्टूबर 16 में ये जजमेंट आता है। 5 जज का बेंच होता है एक सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 4:1 मेजोरिटी में, मतलब 4 जजेस सेड की अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 1 ने सपोर्ट किया था। ठीक है, और जजेस ने कहा था कि दिस गोज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? बिकॉज उनका कहना था कि जजेस की अपॉइंटमेंट आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे नहीं
कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का हाथ नहीं होना चाहिए जजेस पे अपॉइंटमेंट पे। अदरवाइज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपने फेवर में जो लोग हैं उनको शायद उसमें अपॉइंट कर सकते हैं। तो विजडम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैन नॉट बी शेयर्ड विद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ओके, जुडिशियरी मस्ट बी इंसुलेटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ओके, तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया गया। हाँ, इसमें एक जज थे जिनका नाम था जस्टिस चेलामेश्वर जी, ऑनरेबल जस्टिस चेलामेश्वर जी। उनका कहना था कि नहीं, ये सिस्टम इंडिया की सही है और कॉलेजियन सिस्टम ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंट नहीं है एज सच। ओके फाइन, बट ऑफकोर्स मेजोरिटी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया है। और इसलिए अब कुछ कुछ केसेस आती रहती कि फिर से इसके एंजाक को रिवाइव करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइव नहीं किया। तो अभी भी इंडिया में इसलिए कॉलेजियम सिस्टम जो है दैट इज देयर, और ये मेंस में भी एस्पेक्ट इसका हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो हमने मेंस प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस किया। ओके, चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग कॉल्ड एज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर्स, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। ओके, तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है क्या? आज भी द हिंदू में इसके रिगार्डिंग आर्टिकल है, प्रीवियस कुछ महीने पहले भी कुछ न्यूज़पेपर्स में बाकी आर्टिकल्स इस पे था, तो आई थॉट कि वी शुड बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल। ओके, तो इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लेमेशन मतलब होता है स्वेलिंग, सूजन जिसको हम कहते हैं। ओके, तो इसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में होता क्या है कि आपके इंटेस्टाइन जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्चुअली किस तरीके की सूजन होती है या इन्फ्लेमेशन होता है। ओके, सो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज बेसिकली कॉजेस इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके फाइन, तो ये सबसे पहले याद रखना। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में होता क्या है कि अगर ये डिसीज होता है तो देन अ पर्सन, उनको पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्पिंग होती है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, भूख नहीं लगना, फटीग होना, फीवर होना। देखो ये सारी चीजें बाकी चीजों से भी हो सकती है। तो काफी बार होता है ना, स्टूडेंट्स देख रहे हैं सब कुछ और कह देगा सर ये तो सब मुझे भी हो रहा है, मुझे कोई ये डिसीज तो नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, छोटी मोटी चीजों से भी फटीग, फीवर, ये सब कुछ हो सकता है। बट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज ये क्रोनिक डिसीज हो सकता है। तो ये हमेशा, ये किसी ना किसी को हमेशा ये प्रॉब्लम हो सकता है। रेक्टल ब्लीडिंग है, फीवर है, फटीग है, जॉइंट पेन है, डायरिया है, ये इसके सिम्टम होते हैं एक्चुअली डिसीज के। ओके, तो डिसीज दो टाइप का होता है ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। एक होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉन्स डिसीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज का एक टाइप है ये। और दूसरा टाइप है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो क्रॉन्स डिसीज बेसिकली क्या होता है? क्रॉन्स डिसीज में होता क्या है कि आपका कंप्लीट जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसके अंडर अफेक्ट हो सकता है। राइट फ्रॉम माउथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा शुरू कहां से होता है? राइट फ्रॉम आपके माउथ से लेके ऑलमोस्ट आपके एनस से आप कह सकते हो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इससे अफेक्ट हो सकता है। ओके, और काफी डीपर अफेक्शन टिश्यूज में यहां हो सकता है। लार्जली ऑफकोर्स ये स्मॉलर और लार्जर इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, उसके बॉर्डर पे लार्जली अफेक्ट करता है, बट कहीं कहीं भी एक्चुअली इसका अफेक्ट हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है आपके इसमें। ओके फाइन, और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है ये बस आपके कोलन और रेक्टम के इनर लाइनिंग को अफेक्ट करता है। ओके, आपका कोलम और रेक्टम जो होता है यहां, इसके इनर लाइनिंग को बस ये अफेक्ट करता है, दैट इज टू अंडरस्टैंड। ओके, फिर आपको अल्सर्स हो सकता है, ये सारी चीजें जो है इसमें कहीं ना कहीं होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में। तो क्रॉन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस ये दोनों भी इन्फ्लेमेशन बाउल डिसीज के टाइप है, आईबीडी के टाइप है। क्रॉन्स डिसीज में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी इफेक्ट आपके हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में बस कोलन और रेक्टम में आपको इफेक्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं होता है। ओके फाइन, और अगर ऐसा होता है तो दोनों के सिम्टम्स आपको ये दिख जाते हैं। ओके फाइन, चलो, व्हाई डज दिस हैपन? कोई इसका पर्टिकुलर कॉज नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जैक्ट कॉज ऑफ आईबीडी इज स्टिल अननोन। पॉसिबल कॉजेस है, क्या पॉसिबल कॉजेस है कि आपकी इम्यून सिस्टम जो है ये थोड़ी खराब हो चुकी है अगर, ओके फाइन, या फिर कोई जेनेटिक कंपोनेंट होता है जिस वजह से एक्चुअली आपको ये इश्यू हो रहा है, या शायद कुछ ऐसे वायरस और बैक्टीरिया हो सकते हैं जिस वजह से अफेक्ट हुआ है। अदरवाइज एग्जैक्ट कॉज इसका हमें पता नहीं है, और इसलिए एग्जैक्ट ट्रीटमेंट भी इस पे हमें पता नहीं है, कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी नहीं है, क्योंकि कॉज ही एग्जैक्टली पता नहीं। ओके हाँ, लेकिन ये कंट्रोल में आता है, ऐसा नहीं कि काफी ही खतरनाक ऐसा कुछ है, कंट्रोल में आ सकता है। इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन, मतलब ऐसे कुछ मेडिसिन देके आप इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर सकते हो, सूजन रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है फाइन, तो ये कुछ कुछ चीजें हमें थोड़ी सी यहाँ पे याद रखना है। मेडिकेशन, सर्जरी, कुछ डाइट प्लान आपको दिए जाते हैं, उसके थ्रू इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ओके चलिए, इसी के साथ साथ हमने काफी डिटेल में आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।